बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टाइप की जो है एम्बोलिज्म वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एम्बोलस होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एम्बोलस बेसिकली एक इंट्रावस्कुलर फॉर्मेशन ऑफ मास है जो कि ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करती है और दैन जो डाउन स्ट्रीम वेसल है उन्हें अक्लोड कर देती है। इंट्रावस्कुलर मास की फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले एक एम्बोलस और दूसरी हमने टर्म पढ़ी थी थ्रोम्बस। इनके दरमियान डिफरेंस देख लें। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि जो थ्रोम्बस है वो ब्लड वेसल के साथ स्टिक किया होता है, ये ट्रैवल नहीं करता। दूसरा जो एम्बोलस है जबकि ये ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करता है। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा इनकी जो कंपोजिशन है उसका डिफरेंस आ जाता है। एक थ्रोम्बस क्या है? थ्रोम्बस बेसिकली एक क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। क्लॉट के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स होती हैं जिनके अंदर रेड ब्लड सेल भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं, कोगुलेशन फैक्टर सेल के अलावा होते हैं और इन सबको सराउंड किया होता है किसने? फाइब्रिन ने। तो ये तो हो गया थ्रोम्बस। अब एम्बोलस क्या है? एम्बोलस एक तो ये कि थ्रोम्बस भी होता है। एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस भी होता है, यानी कि थ्रोम्बस अगर ट्रैवल करना शुरू कर दे तो क्या होगा? एम्बोलस ही होगा। एक तो ये है कि एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस भी हो सकता है। दूसरा इसके अलावा जो एम्बोलस है वो और भी कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ सेल्स और भी कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ सेल्स इसके अंदर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस हो। तो इनकी एक कंपोजिशन का डिफरेंस आ गया। दूसरा इनके ट्रैवलिंग का डिफरेंस आ गया। अब जैसे हम इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो एम्बोलस की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग से एम्बोलस को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया। उन टाइप्स को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है, जो इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है वो है थ्रोम्बोएम्बोलस। थ्रोम्बोएम्बोलस एक तो ये क्या है? इसकी एक मोस्ट कॉमन टाइप है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है किसके साथ? थ्रोम्बोस के साथ। यानी कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये थ्रोम्बोस बना हुआ है। जब इस थ्रोम्बोस ने अपनी जो साइट ऑफ अटैचमेंट है वहाँ से डिटैच हो गया और इसने ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और दैन फिर ये जैसे ये वेसल डिवाइड होती गई और ये नैरो होती गई, इसने कहीं जाके किसी भी डाउन स्ट्रीम वेसल को अपलोड कर दिया। तो इसे कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलस। ऑलमोस्ट 95% ऑफ जो एम्बोलस होते हैं वो थ्रोम्बो एम्बोलस ही होते हैं। फिर इसके अलावा इसकी एक जो कॉमन टाइप है वो है एथीरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस। एथीरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये वो एम्बोलस है जो कि ड्राइव हो रही है किससे? एथीरोस्क्लेरोटिक क्लॉट से या प्लेग से। एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग से, यानी कि अगर एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग अगर वो अपनी साइट से डिटैच हो गया, ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया और डाउन स्ट्रीम वेसल को ऑक्लूड कर दिया तो क्या होगा? एथीरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस। अब पहले हम देखते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग होता क्या है। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है उसकी थ्री लेयर्स होती हैं। एक होती है ट्यूनिका इंटीमा, दूसरी जो मीडिया और तीसरी एडवेंटिशिया। अब ये जो पहली जो लेयर है जो ल्यूमन के बिल्कुल साथ है इसे कहती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा के अंदर एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसके जो कोर होती है वो लिपिड से बनी होती है, आप कोलेस्ट्रॉल कह लें। इसके सराउंडिंग होती है फाइब्रोमस्कुलर कैप होती है और समटाइम इनकी डिस्ट्राफिक कैल्सिफिकेशन भी हुई होती है। तो ये होता है एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग। अगर ये डिसलॉज कर दे अपनी साइट ऑफ अटैचमेंट से और ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर दे आफ्टर ट्रैवलिंग तो उसे हम क्या कहते हैं? एथीरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस। इसके अलावा थर्ड जो टाइप है इसकी उसे कहते हैं फैट एम्बोलस। फैट एम्बोलस, ये भी इसके इनके नाम से इनकी कंपोजिशन वाज़ेह होती है। इस फैट एम्बोलस में क्या होता है कि जो कुछ भी फैटी टिश्यू आप कह लें या फैट्स कह लें वो ब्लड वेसल को क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। और ये एम्बोलस किससे बना होता है? फैट से बना होता है। मोस्ट कॉमनली ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ट्रोमेटिक फ्रैक्चर टू लॉन्ग बोन स्पेशली। अब बोन के साथ जो फ्रैक्चर है वो फैट एम्बोलस के साथ किस तरह रिलेट करता है कि सपोज बोन को कोई ट्रॉमा हुआ जिसके नतीजे में बोन की इंजरी होगी, बोन फ्रैक्चर हो गया। अब बोन फ्रैक्चर होगा बोन्स के अंदर मौजूद क्या मौजूद होता है? बोन के अंदर मौजूद बोन मैरो होती है। अब बोन मैरो एक्सपोज हो गया, बोन मैरो के अंदर जो मौजूद एडिपोसाइट्स हैं। अब बोन मैरो के अंदर एडिपोसाइट्स वो रिलीज हुए। एडिपोसाइट जब रप्चर हुए तो एडिपोसाइट्स के अंदर क्या मौजूद थे? फ्री फैटी एसिड्स और इसके अलावा क्या मौजूद होता है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब ये किस तक पहुंच के ये ब्लड के अंदर एंटर हो गया। आफ्टर ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद ब्लड के साथ मिक्स हो गया और इन्होंने एम्बोलस बना दिया जो कि ट्रैवल कर रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं? फैट एम्बोलस। इसके जो फीचर्स हैं, अच्छा जितने भी एम्बोलस हैं इनके जो फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं वो एक्चुअली डिपेंड करते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रीनल आर्टरी को ऑक्लूड कर रहे हैं तो अगर किडनी तक ब्लड की प्रॉपर सप्लाई
नहीं पहुँचेंगी। जब किडनी तक प्रॉपर की सप्लाई नहीं पहुँचेंगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, GFR डिक्रीज़ हो जाएगा। GFR अगर डिक्रीज़ होगा तो किस तरफ लीड कर जाएगा, रीनल फेलियर की तरफ। इसके अलावा और सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, जिस तरह जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुआ तो किडनी से इंक्रीज़ करने की कोशिश इंक्रीज़ करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किया, तो इस तरह डिफरेंट सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गन की सप्लाई को उन्होंने इंक्लूड किया है। अगर इसी तरह अगर कोरोनरी आर्टरी है उसे इन्होंने इंक्लूड किया है तो हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचेगी और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की फीचर्स आ सकते हैं। वो इवेंचुअली इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी इन्होंने वेसल को इंक्लूड किया है। अच्छा, इसके जनरली जो इसकी फीचर बुक पे मेंशन है वो है डिस्पनिया, जिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट की स्किन के ऊपर पटिकिया की फॉर्मेशन हो जाती है। पटिकिया क्या है? पटिकिया बेसिकली स्मॉल रेड स्पॉट्स हैं ऑन स्किन। अच्छा, फैट इम्बोलस भी हो गया। इसके अलावा जो फोर्थ टाइप है इसकी वो है गैस इम्बोलस। अच्छा, गैस इम्बोलस में ये होता है कि जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड लेवल कर रहा है, ब्लड के अंदर क्या बन गया, बबल। अब ये बबल क्यों बना है ब्लड के अंदर? मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन रिलेट करती है अगर ब्लड के अंदर जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ब्लड के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, नाइट्रोजन ने बबल बना दिया ताकि जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए नाइट्रोजन ने बबल बना दिया, उस बबल को हम क्या कहते हैं, गैस इम्बोलस। और ये सिचुएशन है कॉमनली सीन देखी जा सकती है तब ड्यूरिंग रैपिड असेंट्स बाय डाइवर्स। इसके अलावा ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान सम टाइम जो एयर है वो पंप हो जाती है एब्डोमिनल एयर जो पंप हो जाती है एब्डोमिनल ऑर्गन तक, और इसके नतीजे में क्या हो सकती है, गैस इम्बोलस हो सकती है। इसके जो फीचर्स हैं उसमें उनमें जो मेंशन किए गए बुक में वो है मसल एंड जॉइंट्स पेन। फिर इसके अलावा इसकी जो लास्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन वो है इम्यूनिटिक फ्लूइड इम्बोलस। इम्यूनिटिक फ्लूइड इम्बोलस। अब इम्यूनिटिक फ्लूइड इम्बोलस कब बनेंगे? ये तब बनेंगे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डिलीवरी जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है जिसने फीटस को सराउंड किया गया है वो कहाँ तक पहुँच गया है, वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर गया। जब मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर गया तो इसने क्या कर देना है, समटाइम्स क्या कर देना है, वहाँ पे ये इम्बोलस बना देते हैं। और इस इम्बोलस की जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है उसके अंदर मेंशन किया है कि इनके अंदर क्या मौजूद होंगे, स्केमस सेल्स प्लस केराटिन डेब्रिस फ्रॉम फीटल स्किन। इसके भी सिम्टम जो वेरी करेंगे। इसके अंदर जो सेरिब्रल सिम्टम्स है वो भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा शार्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। तो सिम्टम बेसिकली इनके डिपेंड करता है कौन सी इन्होंने वेसल को इंक्लूड किया। तो ये कंपोजियर के हिसाब से इम्बोलस की डिवीजन होगी। फिर हम देखते हैं कि सर्कुलेशन के हिसाब से इम्बोलिज्म को उन्होंने कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। दो तरह की सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर जो इम्बोलस है उसने पल्मोनरी सर्कुलेशन को इंक्लूड किया है तो इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म में क्या है कि जो इम्बोलस पैन है इसने पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसे इंक्लूड कर दिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जब राइट एट्रियम तक ब्लड पहुंचा, डीएक्सिलेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक पहुंचा, राइट एट्रियम से ये पहुंचा राइट वेंट्रिकल तक, राइट वेंट्रिकल से ये पहुंचा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से स्मॉल आर्टरीज बनी, फिर कैपिलरीज बनी और इन कैपिलरीज ने किसको सप्लाई कर दिया, लंग्स तक। और फिर लंग्स से पल्मोनरी जो वेन्स है, पहले पल्मोनरी वेन्यूल्स बनी, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ब्लड जो है वो पहुंच गया दोबारा उस तक लेफ्ट एट्रियम तक। अच्छा, ये सारी जो सर्कुलेशन इसे क्या हम कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली शार्ट कर लें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो लंग्स से रिलेटेड है और राइट दोनों हार्ट्स के दरमियान जो सर्कुलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इन्होंने बेसिकली क्या करना है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेसल इन्हें इंक्लूड कर देना है। नॉर्मली जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो बेसिकली क्लिनिकली साइलेंट होती है। क्लिनिकली साइलेंट होने की इसकी वजह ये है कि एक तो इसकी वजह कि जो इम्बोलस है इसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से कोई ब्लड वेसल जो है वो पार्शली इंक्लूड होती है। मोस्टली जो ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है वो फ्लो होता रहता है।
एक इसकी वजह ये आ गई। दूसरा जो लंग्स है इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो डुअल ब्लड सप्लाई है। डुअल ब्लड सप्लाई है, एक इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो है पल्मोनरी, दूसरी है ब्रोंकियल। पल्मोनरी ब्लड सप्लाई तो वो होगी कि जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम लंग्स तक पहुँचाते हैं ताकि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जा सके। दूसरी ब्रोंकियल जो ब्लड सप्लाई है बेसिकली जो लंग्स के कनेक्टिंग एयरवेज हैं इन्हें सप्लाई करती है ब्लड। अच्छा, मोस्टली तो ये होगी क्लिनिकल साइलेंट, लेकिन अगर सम कंडीशन के अंदर अगर लार्ज पल्मोनरी आर्टरी एक्लूड हो गई है या फिर ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये एक्लूड हो गई हैं तो इसके इनकी एक्लूजन के नतीजे में क्या हो जाएगा, लंग्स तक जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट जो है वो नहीं पहुँचेगी, ब्लड सप्लाई होगी नहीं। तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन। लेकिन ये बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस है इनके अंदर ये पल्मोनरी इन्फेक्शन है देखा जाता है। इसके अलावा इसके जो बाकी क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें यह है कि इट कैन लीड टू प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है कि सपोज ये कोई पल्मोनरी वेसल आ गई, पल्मोनरी वेसल को उसने के अक्लूड कर दिया। अब पल्मोनरी वेसल के एक्लूजन के नतीजे में पल्मोनरी वेसल के अंदर जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो इस प्रेशर के नतीजे इंक्रीज़ होने के नतीजे में जो फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि ब्लड के अंदर जो मौजूद फिल्ट्रेट प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो मौजूद प्लाज्मा की जो डिजॉल्व सब्सटेंस एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन उन सब ने बाहर फिल्टर आउट करना शुरू कर देना है। और अगर ये जो फिल्ट्रेशन है ये सराउंडिंग में मौजूद जो लिम्फेटिक वेसल है इनकी ड्रेनेज कैपेसिटी से एक्सीड कर गई है तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्या हो जाना है, फ्लूइड उसने अकोमोडेट करना शुरू कर देना है और इसे हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो एक ये प्लूरल एफ्यूजन नज़र आती है इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। फिर इसके अलावा हीमोप्टासिस विच इज़ कफिंग आउट ऑफ ब्लड। फिर इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जाहिर बात है जब पल्मोनरी वेसल को एक्लूड किया गया तो प्रॉपर जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, और जब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को देखा जा सकता है। फिर इसके अलावा चेस्ट पेन है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हम इस जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसे डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो बेसिकली होती हैं लोअर लिम्ब की वेन्स। यानी कि अगर लोअर लिम्स की वेन में सपोज कोई थ्रोम्बोसिस बन गया, लोअर लिम्स की वेन में थ्रोम्बोसिस बन गया, लोअर वेन से जो थ्रोम्बोसाइट्स ने ट्रैवल किया और ये इन्फीरियर वेना के वहाँ तक पहुँचा और इन्फीरियर वेना के वहाँ तक पहुँचा, इन्फीरियर वेना के वहाँ से ये पहुँचा राइट एट्रियम तक, राइट एट्रियम से ये पहुँचा राइट वेंटिकल तक, राइट वेंटिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया और पल्मोनरी आर्टरी को अगर इसने एक्लूड कर दिया है तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मोस्ट कॉमनली इनका जो सोर्स होता है वो होता है लोअर लिम्स के में थ्रोम्बोसिस। तो इसके लिए अगर हमें अगर डाउट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का तो अगर हम लोअर लिम्स का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें तो इसके नतीजे में हम लोअर जो लिम्स की वेन्स हैं इसके अंदर हम थ्रोम्बोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर तो पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गई है तो लंग्स के अंदर हमें नज़र आ जाएगा रेड कलर का वेज शेप्ड इन्फेक्टिव एरिया नज़र आ जाएगा। फिर इसके अलावा अगर लंग्स का सीटी स्कैन किया जाए तो लंग्स के सीटी स्कैन में हमें फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ जाएंगे। फिलिंग डिफेक्ट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पल्मोनरी वेसल को एक्लूड किया गया और लंग्स तक प्रॉपर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा, इसके लिए लंग्स के सीटी स्कैन में वस्कुलर फिलिंग डिफेक्ट हमें नज़र आ जाएंगे। फिर इसके अलावा वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है इसका मिसमैच होगा, यानी कि वेंटिलेशन तो नॉर्मल है, यानी कि एल्वोलाई तक जो ब्रीथिंग के जो प्रोसेस है इसके नतीजे में ऑक्सीजन तो एल्वोलाई तक ऑक्सीजन तो पहुंच रही है, लेकिन एल्वोलाई तक बराबर ब्लड नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये
ब्लड ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज़ नहीं हो पा रही, तो इसलिए जो वेंटिलेशन है वो एबनॉर्मल होगी, ऑल दो परफ्यूजन जो है वो एबनॉर्मल होगी, ऑल दो वेंटिलेशन जो है वो नॉर्मल है। तो ये इन सारे टेस्ट के थ्रू हम इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर समटाइम्स सडन डेथ इसके अंदर देखी जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में, सडन डेथ, लेकिन सडन डेथ बहुत रेयर होती है। ये तभी होती है जब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो खुद ही अक्लूड हो गई है, यहाँ पे लार्ज जो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हैं वो अक्लूड हो गई हैं और इसके नतीजे में जो सप्लाई है ब्लड की बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है, तो उसके नतीजे में सडन डेथ देखी जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। फिर इसके बाद दूसरी जो एम्बोलिज्म की टाइप है वो है सिस्टेमिक एम्बोलिज्म। सिस्टेमिक एम्बोलिज्म ये भी बेसिकली किसकी वजह से होती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से ही होती है, यानी कि थ्रोम्बो एम्बोलस की वजह से ये सिस्टेमिक एम्बोलिज्म होती है। सिस्टेमिक एम्बोलिज्म के में जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं, सॉरी सिस्टेमिक वेसल जो हैं या सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है, इनके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, एम्बोलस बन जाता है। सपोज इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो होता है लेफ़्ट हार्ट है, यानी कि लेफ़्ट हार्ट में कोई थ्रोम्बोस बना, लेफ़्ट हार्ट से ये इसने ट्रैवल किया अयोटा तक, अयोटा से पहुंचता ये जो अयोटा की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं और लार्ज आर्टरीज वगैरह तक पहुंचा, और मे भी लार्ज आर्टरीज यहाँ पर जो स्मॉल आर्टरीज वगैरह हैं इन्हें ये अक्लूड कर देगा। तो इस तरह जो सिस्टेमिक एम्बोलिज्म है इसमें जो सिस्टेमिक वेसल्स हैं इनके अंदर एम्बोलस बन जाता है। अच्छा, ये था हमारा आज का एम्बोलिज्म के बारे में टॉपिक। अभी जल्दी से इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एम्बोलस क्या होता है। एम्बोलस बेसिकली पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर मास होती है, और इसकी जो कंपोजिशन है क्या ये थ्रोम्बोस भी हो सकता है, और इसके अलावा इसकी जो कंपोजिशन है कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एम्बोलस है उसकी कंपोजिशन थ्रोम्बोस वाली ही हो, ऑल जिसकी मोस्ट कॉमन कंपोजिशन ही होती है। फिर इसके अलावा हमने देखा जो इसकी कंपोजिशन के हिसाब से इसकी जो टाइप्स हैं उनमें एक है थ्रोम्बो एम्बोलस। मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो थ्रोम्बो एम्बोलस है, जिसमें ये होता है कि जो थ्रोम्बोस है जब वो डिटैच कर जाता है और ब्लड के अंदर ट्रैवल करना शुरू करता है तो वो एम्बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलस। इसके अलावा थीरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस के अंदर थीरोस्क्लेरोटिक क्लॉट है वो उसने डिसलॉज किया और ब्लड वेसल को क्लूड कर दिया। फिर उसके बाद आ गया फैट एम्बोलस में मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के साथ। लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की वजह से एडिपोसाइट जो है रिलीज हुए, एडिपोसाइट रप्चर हुए, उनके अंदर जो फैटी एसिड और ट्राइसाइक्लिसराइड है वो रिलीज हुए, ब्लड के अंदर शामिल हुए और ब्लड के अंदर इन्होंने फिर बना दिया एम्बोलस। और इसके अलावा जो एम्बोलिज्म है इसके जो सिम्टम्स हैं बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल को इन्होंने अक्लूड किया, यानी कि कौन से आर्गन तक, कौन से बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट तक जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। जिस एरिया तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा उससे रिलेटेड ये फीचर्स आएंगे। फिर इसके अलावा हमने देखा गैस एम्बोलस में ब्लड के अंदर बबल बन जाता है। बबल मोस्टली तब बनता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो और नाइट्रोजन जो है वो बबल आउट कर जाए। फिर ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान भी गैस एम्बोलस जो है वो हो सकता है। फिर इसके अलावा एमियोटिक फ्लूइड एम्बोलस देखा। एमियोटिक फ्लूइड एम्बोलस तब होगा जब एमियोटिक फ्लूइड जो है मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया और उसने वहाँ पे एम्बोलस बना दिया। इसकी कंपोजिशन क्या थी, स्कीमा सेल एंड केराटिन डेब्रिस। फिर इसके अलावा हमने देखा कि सर्कुलेशन के हवाले से जो एम्बोलिज्म है उसे दो में डिवाइड किया गया, एक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और दूसरी है सिस्टेमिक एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मोस्ट कॉमनली जो पल्मोनरी वेसल है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो वेसल है वो इंक्लूड होंगी, और मोस्टली ये साइलेंट होता है। साइलेंट दो वजह है, एक तो ये एम्बोलस का साइज़ डिक्रीज़ होता है, छोटा होता है साइज़। फिर इसके अलावा जो लंग्स हैं उनकी डुअल सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी भी सर्कुलेशन और ब्रांकियल सर्कुलेशन दोनों होती है। फिर इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत कम किसी के अंदर, ऑलमोस्ट 10 किसी के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम पल्मोनरी इन्फेक्शन भी देखते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। फिर इसके अलावा इसके हमने फीचर क्लिनिकल फीचर देखे जिसमें प्लूरल फ्यूजन आ गया, हिमोप्टासिस आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया, चेस्ट पेन आ गया। फिर इसके अलावा इसे डायग्नोस्टिकली हम जो डीप वेन्स ऑफ लेग्स हैं इनकी हम कर सकते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और इस डॉपलर अल्ट्रासाउंड के में हम देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो थ्रोम्बस सामने था। फिर इसके अलावा हम अगर इन्फेक्शन हो गया तो लंग्स के अंदर रेड कलर का वेज शेप्ड इन्फार्क्ट नज़र आएगा। फिर इसके अगर लंग्स का सीटी स्कैन करें तो वस्कुलर फीलिंग डिफेक्ट हमें नज़र आ सकता है, वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच हो सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है तब जब लार्ज पल्मोनरी आर्टरी या फिर राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बराह रास्त जो है वो अक्लूड हो गई। फिर इसके बाद दूसरी उसके टाइप थी वो सिस्टेमिक एम्बोलिज्म थी। सिस्टेमिक एम्बोलिज्म के अंदर जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है वो सिस्टेमिक वस्कुलेचर है उसे अक्लूड करता है, और इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो लेफ्ट हार्ट है। और इसके साथ ही हमारा जो आज का चैप्टर जो है हिमोस्टेसिस का वो भी ख़त्म हो गया है।